आइए सुनते हैं डेल कार्नेगी की ये किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन द डिजिटल एज। अध्याय 1, परिचय। क्या 1936 में लिखी गई किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज भी उपयोगी हो सकती है? जब हमारी दुनिया सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और डिजिटल नेटवर्किंग से जुड़ी हुई है, तो क्या हमें अब भी ये सबक सीखने की ज़रूरत है? हैरानी की बात यह है कि इसका उत्तर हाँ है। 2011 में पब्लिश हुई ये किताब 1936 की किताब के सिद्धांतों को अपनाती है। ये हमें सिखाती है कि उस दौर के सबक हम आज की डिजिटल दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी ने भले ही लंबी छलांग लगा ली हो, लेकिन इंसानी सोच और भावनाएं वैसी ही बनी हुई हैं। लेखक ने कहा था, टाइम मैनेजमेंट और लोगों से सही ढंग से डील करना शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। यदि आप ये समझ लें कि दूसरों से सही ढंग से कैसे बातचीत की जाए और उन्हें प्रभावित किया जाए, तो ये आपकी जिंदगी, करियर और लीडरशिप में नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। आज हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि लोग पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक अमेरिकन स्टडी के अनुसार आज लोगों के गहरे दोस्त पहले की तुलना में कम हो गए हैं। इसका कारण है कि आज हम डिजिटल रूप से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। आज कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप की ताकत पहले से ज्यादा मायने रखती है। एक गलत ट्वीट, एक लापरवाह कमेंट या एक बिना सोचे समझे दिया गया जवाब किसी की प्रतिष्ठा को पल भर में खत्म कर सकता है। दूसरी ओर, इन्फ्लुएंस के सही तरीकों को सीखकर आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं। 2011 में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली किताबों की लिस्ट जारी की, जिसमें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 19वें स्थान पर थी। इसकी वजह, क्योंकि इसके मूल सिद्धांत इंसानी स्वभाव को समझना, आलोचना से बचना, तारीफ करना और दूसरों में ईमानदारी से रुचि लेना सदाबहार हैं और हर स्थिति में लागू होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये सिद्धांत न केवल आमने-सामने बातचीत में, बल्कि ईमेल, सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी लागू होते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप कम संघर्ष, गहरे रिश्ते और अधिक प्रभाव बना सकते हैं। चाहे आप लिंक्डइन पर नेटवर्किंग कर रहे हों, एक टीम को लीड कर रहे हों या सिर्फ नए दोस्त बना रहे हों। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आप जो कहते हैं या टाइप करते हैं, उसका असर कैसे पड़ता है। सही तरीके से शब्दों का उपयोग करके आप विश्वास, प्रभाव और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। अध्याय 2, सोच समझकर बोलें और टाइप करें। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जुड़ने की एक अनोखी शक्ति दी है। सिर्फ कुछ क्लिक में हम अपने विचार दूसरों से बांट सकते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आमने सामने की बातचीत में शब्द भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो हम ऑनलाइन लिखते हैं वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहता है। एक गलत ट्वीट, गुस्से में लिखा गया पोस्ट या बिना सोचे समझे किया गया कमेंट रिश्तों को खराब कर सकता है, करियर बर्बाद कर सकता है और कानूनी समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। डिजिटल दुनिया तेजी से चलती है और हमारे रिएक्शन भी। अक्सर हमें तुरंत जवाब देने की इच्छा होती है, चाहे किसी सेलिब्रिटी की बुराई करनी हो, किसी की शिकायत करनी हो या अपने गुस्से को व्यक्त करना हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें बोलने का हक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कहना ही चाहिए। इसका एक उदाहरण है डच फुटबॉलर रेयान बैबल। उन्होंने एक मैच में हारने के बाद ट्विटर पर रेफरी की आलोचना कर दी। परिणाम, उन्हें $16,000 का जुर्माना भरना पड़ा और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर उन्होंने पोस्ट करने से पहले कुछ मिनट ठहर कर सोचा होता, तो वे इस विवाद से बच सकते थे।
इसी तरह द हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कई कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट करने के कारण नौकरी से निकाला जा चुका है। कुछ भी पोस्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये जरूरी है? क्या ये पोस्ट किसी को फायदा पहुंचाएगी या सिर्फ मेरी नाराजगी दिखाएगी? क्या इसे गलत समझा जा सकता है? क्या ये किसी को ठेस पहुंचा सकती है? भले ही मेरा इरादा ऐसा ना हो, क्या मैं इसे आमने सामने भी कह सकता हूँ? अगर ये बहुत आक्रामक लगे तो इसे फिर से सोचें या डिलीट कर दें। एक बेहतरीन तरीका है लिंकन का रुकने का सिद्धांत। लेखक बताते हैं कि अब्राहम लिंकन गुस्से में कई बार कठोर लेटर लिखते थे, लेकिन कभी भेजते नहीं थे। वे इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते थे और जब उनका गुस्सा शांत हो जाता था, तब तय करते थे कि इसे भेजना चाहिए या नहीं। ये नियम डिजिटल कम्युनिकेशन में भी लागू होता है। सोशल मीडिया पर किया गया हर कमेंट, पोस्ट या इंटरैक्शन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल छवि को प्रभावित करता है। इसलिए शिकायत करने या आलोचना करने की बजाय सोशल मीडिया का उपयोग पॉजिटिव चर्चाओं के लिए करें। एक सोच समझकर लिखा गया पोस्ट आपकी छवि को निखार सकता है, जबकि एक लापरवाह पोस्ट इसे बर्बाद कर सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और किन गलतियों से बचा जाए जो दूसरों को आपसे दूर कर सकती हैं। अध्याय 3, पॉजिटिविटी की शक्ति। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने तरीकों को बदलें। ज्यादातर लोग आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं, चाहे वो उनकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है खुद का बचाव करना, अपनी गलती को सही ठहराना या आपसे नाराज हो जाना। इसका परिणाम कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। उनकी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी अच्छी बातों की सराहना करें। सही समय पर ईमानदारी से की गई प्रशंसा वो कर सकती है जो आलोचना कभी नहीं कर सकती। ये लोगों को प्रेरित करती है और मजबूत रिश्ते बनाती है। लोग खुद को अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि अपनी नीयत से आंकते हैं। इतिहास के सबसे बड़े अपराधी भी खुद को सही मानते थे। अल कैपोन गैंगस्टर तक को विश्वास था कि उसने लोगों को खुशियां दी, इसलिए वो अच्छा इंसान था। यही सिद्धांत आम लोगों पर भी लागू होता है। जब कोई गलती करता है तो वो पहले से ही अंदर बुरा महसूस करता है, भले ही वो इसे स्वीकार ना करे। अगर आप उनकी आलोचना करेंगे तो वे गलती मानने के बजाय आपसे बुरी भावनाएं जोड़ लेंगे। दूसरी ओर अगर आप पॉजिटिव तरीके से उन्हें सुधारने की प्रेरणा देंगे तो वे बदलाव के लिए ज्यादा तैयार होंगे। अमेरिका के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक चार्ल्स श्वाब ने अपनी सफलता का श्रेय एक सरल सिद्धांत को दिया, मेरी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि मैं लोगों में उत्साह भर सकता हूँ। उन्होंने कर्मचारियों की गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय हमेशा उनकी उपलब्धियों को सराहा। उनका मानना था कि प्रशंसा प्रेरित करती है, जबकि आलोचना लोगों को और निराश कर देती है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? आलोचना की बजाय प्रेरित करें, तुम हमेशा रिपोर्ट देर से जमा करते हो, कहने के बजाय तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, अगर वे पहले आ जाएं तो और भी बेहतर रहेगा। कहें, सच्ची प्रशंसा करें, छोटी छोटी चीजों की सराहना करें। हर कोई अपने काम की प्रशंसा चाहता है। खुद उदाहरण बने। बदलाव की मांग करने से पहले वैसा व्यवहार खुद अपनाएं। सोशल मीडिया भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक गलत कमेंट किसी रिश्ते को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक प्रोत्साहन भरा संदेश संबंधों को और मजबूत बना सकता है। अगर आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से मत करें, बल्कि व्यक्तिगत रूप से सुझाव दें। खुले तौर पर प्रशंसा करें, लेकिन गलतियां निजी रूप से सुधारें। इससे विश्वास बनता है और लोग आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण मुस्कान या किसी का नाम याद रखना
आपको और अधिक प्रभावशाली और यादगार बना सकता है। अध्याय 4, दोस्तों को जीतने का रहस्य। अगर आप लोगों का दिल जीतना और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे आसान और असरदार तरीका है उनमें वास्तविक दिलचस्पी दिखाना। लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्व, सम्मान और प्रशंसा महसूस कराते हैं। आज के तेज तर्रार और डिजिटल युग में ये सिद्धांत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा सच्चे जुड़ाव की चाह रखते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में दूसरों के प्रति ईमानदार रुचि दिखाते हैं, तो ये आपको भीड़ से अलग बना सकता है। एक साधारण मुस्कान आपके फर्स्ट इंप्रेशन को लंबे समय तक प्रभावशाली बना सकता है। मुस्कान मित्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये दूसरों को सहज महसूस कराती है और बिना किसी शब्द के पॉजिटिव एनर्जी लाती है। इसी तरह किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और उसका उपयोग करना उसे महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे आसान तरीका है। लेखक ने कहा था, एक व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर ध्वनि होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उसे भीड़ में कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक खास इंसान मानते हैं। आप इस सिद्धांत को कुछ इस तरह लागू कर सकते हैं। पहली मुलाकात में व्यक्ति के नाम को स्वाभाविक रूप से बातचीत में शामिल करें। अगर नाम याद रखने में कठिनाई होती है, तो उससे कोई मानसिक जुड़ाव बनाने की कोशिश करें या उनसे उनके नाम की स्पेलिंग पूछें। इससे आपको उनका नाम थोड़े ज्यादा समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल कम्युनिकेशन में भी व्यक्ति के नाम का उपयोग करें ताकि संदेश अधिक पर्सनल लगे। ये छोटे छोटे प्रयास लोगों को सम्मानित और विशेष महसूस कराते हैं, जिससे आपके संबंध और मजबूत होते हैं। लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि आप उनके प्रति वास्तव में रुचि रखते हैं या सिर्फ अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। आज के दौर में जब ज्यादातर लोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए संपर्क बनाते हैं, सोचिए आखिरी बार कब किसी ने आपकी जिंदगी, आपके शौक या आपकी परेशानियों के बारे में बिना किसी स्वार्थ के पूछा था? शायद बहुत कम बार। अगर आप लोगों के लिए यादगार और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो बातचीत का केंद्र खुद को न बनाकर सामने वाले को बनाएं। बातचीत के दौरान पूरी तरह उपस्थित रहें। मोबाइल फोन जैसी चीजों से ध्यान न भटकाएं। हो सके तो फोन को हाथ में पकड़ने के बजाय कहीं और रखें। एक जैसी हॉबीज को ढूंढें और उन्हें बातचीत में शामिल करें। दूसरों के समय, विचारों और प्रयासों की सराहना करें। जब आप किसी के प्रति ईमानदारी से परवाह दिखाते हैं, तो वो भी स्वाभाविक रूप से आपकी परवाह करने लगता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि मतभेदों को शांति से कैसे संभालें और बिना किसी टकराव के लोगों को अपनी बात मानने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। अध्याय 5, बिना बहस किए असहमति जताने की कला। मतभेद यानी कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या सामाजिक बातचीत। हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी राय हमसे अलग होगी, लेकिन हम मतभेदों को कैसे संभालते हैं, ये तय करता है कि वे हमारे रिश्तों को मजबूत करेंगे या दूरियां बढ़ाएंगे। कई लोग मानते हैं कि किसी बहस को जीतने का मतलब है सामने वाले को गलत साबित करना, लेकिन असल में जब आप किसी बहस को जीतते हैं, तो आप अक्सर दूसरे व्यक्ति का विश्वास खो देते हैं। वे खुद को अपमानित, हताश या अपने पहले के विचारों को और अधिक सही मानने लगते हैं। इसलिए लोगों को हराने के बजाय आपको उन्हें आसान तरीके से अपनी ओर लाना चाहिए। लेखक कहते हैं किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टाल देना। जब लोग खुद को हमले की स्थिति में महसूस करते हैं, तो वे बचाव करने में लग जाते हैं, चाहे आपकी आर्ग्यूमेंट्स कितनी भी लॉजिकल हों। अगर सामने वाला ये महसूस करता है कि उसकी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही है, तो वो बदलाव को नकार देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सीधे कह दें, तुम गलत हो, तो कोई भी तुरंत अपनी राय नहीं बदलेगा।
बल्कि वे और ज्यादा अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बहस जीती जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को सही निष्कर्ष पर खुद पहुंचने दिया जाए। सहमति से शुरुआत करें। बातचीत की शुरुआत किसी ऐसे पॉइंट से करें जिस पर आप दोनों सहमत हों। इससे सामने वाला आपकी बात को खुले दिमाग से सुनेगा। सीधे टकराव से बचें। ये सही नहीं है कहने की बजाय कहें, ये एक दिलचस्प नजरिया है, पर क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया है? संभावना स्वीकार करें कि आप भी गलत हो सकते हैं। ये सामने वाले को अपनी राय बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। कहें, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन सामने वाले को सम्मानजनक तरीके से पीछे हटने दें। अगर वे अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हें शर्मिंदा महसूस ना होने दें। आरोप लगाने के बजाय सवाल पूछें। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस बहस जीतने की जगह प्रश्न पूछने की कला में माहिर थे। वे सीधे अपने विचार नहीं रखते थे, बल्कि सवालों के माध्यम से लोगों को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते थे। किसी विवाद को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी गलती को जल्दी और ईमानदारी से स्वीकार करना। ज्यादातर लोग मैं गलत था कहने से बचते हैं। वे खुद का बचाव करते हैं, बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। लेकिन ईमानदारी से अपनी गलती मान लेना न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि आपको दूसरों की नज़रों में सम्मान भी दिलाता है। एक सच्ची माफी एक दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। ये विनम्रता, आत्मविश्वास और सुधार की इच्छा को दर्शाती है, जो लोगों को आकर्षित करती है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे लोगों को शुरू से ही अपनी बात से सहमत कराएं और बिना किसी बहस के उन्हें अपनी सोच की ओर ले जाएं। अध्याय 6, लोगों को हाँ कहने के लिए कैसे प्रेरित करें। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है शुरुआत में ही उनकी सहमति लेना। जब कोई बातचीत की शुरुआत में हाँ कहता है, तो उसका दिमाग सहयोगी मानसिकता में चला जाता है और वो आपकी बातों को अधिक स्वीकार करने लगता है। इसके विपरीत, जब कोई नहीं कहता है, तो वो रक्षात्मक मोड में चला जाता है। उसे अपनी राय को सही साबित करने की जरूरत महसूस होती है, जिससे उसे मनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस साधारण लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझकर आप अपनी प्रभावशाली क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी सहमतियां बड़े बदलाव लाती हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस द्वारा प्रयुक्त सोक्रेटिक विधि इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने विरोधियों से सीधे बहस नहीं करते थे। इसकी बजाय वे छोटे छोटे सवाल पूछते थे, जिनके जवाब में सामने वाला हाँ कहता जाता था। धीरे धीरे वो उनके विचारों से सहमत होने लगता था। ये तरीका इसलिए प्रभावी है क्योंकि एक बार जब लोग हाँ कहना शुरू कर देते हैं, तो वे अपनी पिछली बातों के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिबद्धता और स्थिरता सिद्धांत, यानी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बातचीत की शुरुआत ऐसे बिंदुओं से करें जिन पर दोनों सहमत हों। ऐसे सवाल पूछें जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आपकी बातों से सहमत करें। छोटी छोटी सहमतियां पहले लें। जब लोग पहले किसी छोटे विचार से सहमत होते हैं, तो वे बड़े विचारों को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को एक नई रणनीति अपनाने के लिए मनाना चाहते हैं, तो सीधे ये ना कहें, हमें सब कुछ बदलना होगा। इसके बजाय पूछें, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना चाहिए? जब वे हाँ कहें, तो धीरे धीरे उन्हें नई रणनीति की ओर ले जाएं। दूसरों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें लगे कि विचार उन्हीं का है। कर्नल एडवर्ड एम हाउस, जो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के सलाहकार थे, इस कला में माहिर थे। वे सीधे सुझाव देने के बजाय आइडिया को बातचीत में धीरे धीरे प्रस्तुत करते थे।
कुछ समय बाद विल्सन को लगता था कि ये विचार उनका अपना है और वे इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते थे। ये तरीका काम करता है क्योंकि लोग अपने स्वयं के विचारों से अधिक जुड़े होते हैं, बजाय उन विचारों के जो उन पर थोपे जाते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उन्हें उस बिंदु तक पहुंचाने में मदद करें जहां वे खुद उसे अपनाने का फैसला करें। विरोध को रोकें और सहयोग बढ़ाएं। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो सामने वाले को रक्षात्मक ना बनाए। तुम्हें ये करना चाहिए कहने के बजाय कहें, क्या तुमने इस दृष्टिकोण पर विचार किया है? लोगों को सम्मानपूर्वक अपनी राय बदलने दें। अगर वे पहले किसी विचार के खिलाफ थे लेकिन बाद में सहमत हो गए, तो उन्हें उनकी पुरानी असहमति याद दिलाकर शर्मिंदा ना करें। धैर्य रखें। लोगों को नई सोच अपनाने के लिए समय दें। बहुत ज्यादा दबाव डालने से वे और अधिक प्रतिरोध करने लगते हैं। प्रभावशाली बनने का लक्ष्य बहस जीतना नहीं, बल्कि सहयोग पाना है। जब आप लोगों को धीरे धीरे अपनी बातों से सहमत कराते हैं, तो वे आपके स्वाभाविक समर्थक बन जाते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे एक ऐसा नेता बना जाए जिसे लोग स्वेच्छा से फॉलो करें। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे दूसरों को प्रेरित किया जाए ताकि वे जबरदस्ती के बजाय अपने मन से बेहतरीन प्रदर्शन करें। अध्याय 7, ऐसा लीडर कैसे बने जिसे लोग खुद फॉलो करना चाहें। सच्ची लीडरशिप आदेश देने से नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरित करने से आती है। बेहतरीन नेता सम्मान की मांग नहीं करते, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाकर उस सम्मान को कमाते हैं। वे लोगों में आत्मविश्वास जगाते हैं, उनसे ऊंची अपेक्षाएं रखते हैं और उनकी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उन्हें सफल होते देखना चाहते हैं। लोगों के अंदर स्किल्स को बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ये दिखाना कि आप उन पर विश्वास करते हैं। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं, तो वे आम तौर पर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक चौथी कक्षा की शिक्षिका रूथ हॉपकिंस को एक बार स्कूल के सबसे शरारती छात्र टॉमी को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने उसे डांटने की बजाय ये कहा, मैंने सुना है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस कक्षा को सबसे अच्छी बना सकते हो। नतीजा, टॉमी पूरी तरह बदल गया। जो छात्र हमेशा परेशान करता था, वो एक जिम्मेदार और प्रेरित लीडर बनने लगा। लोग वही बनने की कोशिश करते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है। प्रयास की सराहना करें, ना कि सिर्फ रिजल्ट की। प्रगति की प्रशंसा करने से लोग लगातार सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारी दें। जब आप लोगों पर भरोसा करेंगे, तो वे खुद को और अधिक मूल्यवान महसूस करेंगे। माइक्रो मैनेजिंग से बचें। लोगों को अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका दें, बजाय हर कदम को नियंत्रित करने के। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें उसी नज़र से देखें जैसे वे अपने बेहतरीन रूप में हो सकते हैं। वे अक्सर उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो लीडर सारी उपलब्धियां खुद लेता है, उसे सम्मान नहीं मिलता। जो लीडर श्रेय बांटता है, उसे जीवन भर सहयोग मिलता है। लेखक के नेतृत्व में एक छात्र ने अपने आईटी बिजनेस में असफलता की कहानी साझा की। उसने और उसके बिजनेस पार्टनर ने मिलकर कंपनी बनाई, लेकिन वो हमेशा खुद को सफलता का श्रेय देता था और अपने पार्टनर के योगदान को नजरअंदाज करता था। नतीजा, उसका पार्टनर कंपनी छोड़कर चला गया और कुछ ही समय बाद बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया। इसलिए जरूरी है कि खुले आम प्रयासों की सराहना करें। एक साधारण वाक्य, ये सफलता तुम्हारे बिना संभव नहीं थी, किसी को भी प्रेरित कर सकता है। टीम की जीत को सेलिब्रेट करें। जब टीम कुछ हासिल करे, तो व्यक्तिगत उपलब्धि की बजाय सामूहिक प्रयास को महत्व दें। विनम्रता से नेतृत्व करें। जो लीडर श्रेय बांटता है, वो लोगों का दिल जीतता है और लंबे समय तक मजबूत रिश्ते बनाता है। जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं,
तो वे आप पर भरोसा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपकी सफलता में रुचि रखते हैं। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। अगले और अंतिम अध्याय में आप सीखेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, चाहे वो रिश्ते हों, बिजनेस हो या लीडरशिप। अध्याय 8, प्रभाव में महारत कैसे हासिल करें। अब तक आपने ये सीख लिया है कि कैसे दोस्तों को जीता जाए, लोगों को प्रभावित किया जाए और एक ऐसा लीडर बना जाए जिसे लोग खुद से फॉलो करें। लेकिन सिर्फ सीखना पर्याप्त नहीं है। सफलता उन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने से मिलती है, चाहे वो व्यापार हो, रिश्ते हों या सामाजिक संपर्क। प्रभावी बनने के लिए इंसानी स्वभाव को समझना और रिश्तों पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए इन महत्वपूर्ण सीखों को संक्षेप में दोहराएं और जानें कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। सिर्फ सिद्धांतों को जानना पर्याप्त नहीं, उन्हें लगातार अभ्यास में लाना ही असली बदलाव लाता है। एक हफ्ते तक आलोचना से बचें, गलतियों की बजाय सकारात्मक पक्ष खोजें। हर बातचीत में अधिक सवाल पूछें और सामने वाले को खुलकर बोलने दें। नामों का अधिक उपयोग करें, चाहे आमने सामने बातचीत हो, कॉल हो या ईमेल। नाम का प्रयोग रिश्ते को मजबूत बनाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले सोचें, क्या ये संदेश मूल्य जोड़ता है? क्या इसे गलत समझा जा सकता है? अगर हाँ, तो उसे दोबारा सोचें। दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनकी उपलब्धियों की सराहना करें और ईमानदारी से उनकी ताकत को स्वीकार करें। प्रभावशाली बनना किसी को नियंत्रित करने या हेर-फेर यानी मैनिपुलेशन करने के बारे में नहीं है, बल्कि मजबूत, सकारात्मक और अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपको बिना किसी प्रयास के सम्मान और विश्वास मिलेगा। सही संबंध बनाने से अवसर खुद आपके पास आने लगेंगे। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसानों को समझते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप न केवल दोस्त बनाएंगे और लोगों को प्रभावित करेंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो सफलता और सच्चे रिश्तों से भरा होगा। इन तकनीकों का रोजमर्रा के जीवन में लगातार अभ्यास करें और ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी। प्रभाव बनाना एक यात्रा है। हर कदम आपको अधिक समृद्ध अनुभवों और मजबूत रिश्तों की ओर ले जाएगा। अब बाहर निकलें और अपने प्रभाव से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएं। आप सुन रहे थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन द डिजिटल एज, जिसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।